एक टेबुलर टैंक ही है। इसमें ऊपर सबसे ऊपर गैस आउटलेट है, नीचे लिक्विड इनलेट है, पैक्ड बेड है, गैस इनलेट है और लिक्विड आउटलेट है। इसमें जो मेन चीज़ है वो पैक्ड बेड है। ये पार्टिकल्स होते हैं कैटलिस्ट के जो यहाँ पे फिक्स किए गए होते हैं। और इसमें हमारे पास नीचे ये अभी मैं वीडियो ओपन करूँगा, चलाऊँगा। इसमें एनिमेशन जो है, इसमें हमारे पास जो लिक्विड के रिएक्टेंट्स हैं वो ग्रीन एरो से शो किए गए हैं और जो गैस के फेज के रिएक्टेंट्स हैं वो येलो एरो से किए गए हैं। और जैसे वो वहाँ से पास आउट होते हैं तो वो कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन करते हैं, वहाँ से हमें प्रोडक्ट मिल जाते हैं। ये मैं ओपन कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, अभी जूम इन होगा। ये जो लास्ट पे हमें प्रोडक्ट मिल जाती है। इसके बाद हम इसकी टाइप्स क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। ये दो किस्म के होते हैं, एक मोनोलिथ ट्रिकल बेड होता है। इसमें जो है ना चैनलिंग अकर हो सकती है थोड़ी बहुत ही, तो ये मतलब एक बड़ी सतह पे यूज़ करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं, इसलिए इसमें चैनलिंग वगैरह कर हो सकती है। और दूसरी इसकी जो किस्म है वो है मैक्रोट्रिकल बेड जो है ना, ये बहुत ही स्मॉल होता है और इसमें जो करेक्टरिस्टिक्स होती है ना वो बहुत अच्छी होती हैं कि ये कंट्रोल बहुत अच्छा हो। उसके बाद एग्जांपल्स आ जाती हैं कि कहाँ कहाँ हम इसको यूज़ करते हैं। सबसे पहले एक जो मेन है वो है हाइड्रो प्रोसेसिंग इन द पेट्रोलियम इंडस्ट्री टू जनरेट क्लीनर फ्यूल। क्लीन करने के लिए ये रिएक्टर कर सकते हैं। जैसे ही हमारे पास लिक्विड पेट्रोलियम जो ऊपर से हम देंगे और गैस वगैरह नीचे से हम मूव कराएंगे, तो कैटलिस्ट जो उसमें यूज़ होंगे ना, वो उसमें जो पार्टिकल होते हैं, मतलब जो पोल्यूटेंट वगैरह होते हैं, सल्फर एंड नाइट्रोजन वगैरह, वो वहाँ से सेपरेट हो जाते हैं और हमें एक क्लीन फ्यूल हासिल हो सकता है। उसके बाद ट्रिकल बेड रिएक्टर को ना हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें जो इस रिएक्टर में जब हम उसको डालते हैं ना, जो एक्साइडाइज टॉक्सिक चीज़ें होती हैं ना, उनको फिर हम रिमूव कर सकते हैं नॉन टॉक्सिक में। और इसके बाद एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, ये बहुत ही सिंपल ही हैं। एडवांटेजेस में सबसे पहले ये 3 फेज के लिए यूज़ हो सकते हैं, मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों के लिए यूज़ हो सकता है। और इसमें तो एनर्जी की जो है ना वो बहुत कम कंजप्शन ज़रूरी होती है और ऑपरेट ये सिंपल है, लेकिन हाई टेम्परेचर पे लोअर कैटलिस्ट इटरेशन होती है। उसके बाद इसके जो ड्रॉबैक्स हैं, ये हीट अप हो जाता है, चैनलिंग अकर हो सकती है और डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल वेसल पैरामीटर। जो वेसल पैरामीटर हैं उनको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है और लोअर परफॉर्मेंस होती है अगर लिक्विड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट ना हो। वैसे यूनिफॉर्म होता है, अगर यूनिफॉर्मली तो उसकी परफॉर्मेंस पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद डिफिकल्ट टू स्केल ड्यू टू डिपेंडेंस ऑन द फ्लूइड डायनामिक्स ऑफ द सिस्टम। ओके, थैंक यू। एनी क्वेश्चन? जी बेटा, कोई क्वेश्चन है तो आप आमिर से कर सकते हैं। ओके आमिर, थैंक यू वेरी मच, यू हैव डिलीवर्ड वेरी वेरी गुड प्रेजेंटेशन। अच्छी आपने तैयारी की थी, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट बेटा कौन सा रिएक्टर था ट्रिकल बेड के बाद? थैंक यू सर जी। सर कंटिन्यूअस स्टेट टैंक रिएक्टर था अब्दुल क़य्यूम का। अब्दुल क़य्यूम आप करेंगे बेटा, मैं आपको बेटा प्रेजेंटर बना सर दिया। ये स्क्रीन शेयर आमिर नहीं करनी है, मैं फोन से ऑनलाइन हूँ। ठीक है तो बेटा, लैपटॉप का माइक नहीं ठीक। ठीक है बेटा, आमिर करते हैं बेटा, आप उसी की स्क्रीन से करें। जी बेटा स्टार्ट करें। शुक्रिया। वो टीजीए के स्क्रीन शो हो रही है? जी बेटा स्क्रीन शो हो गई है हो बेटा। रही है। जी बेटा अब्दुल क़य्यूम आप करें, स्टार्ट करें।
Assalamu alaikum class. My name is Hafez Abdul Qayyum. Topic of discussion is continuous state tank reactor. जैसा कि ये नाम से जाहिर है कि इसमें ना हम कंटिन्यूसली रिएक्टेंट डाल रहे होते हैं और कंटिन्यूसली हमें प्रोडक्ट मिल रही होती है। और इसके नाम में स्टीरर भी शामिल है कि इसमें हम स्टीरर भी यूज़ कर रहे होते हैं, जो कि हमें जो हमारे रिएक्टेंट है उनको मिक्स करने में हमारे लिए काम दे रहा होता है। और कंटिन्यूस टैंक रिएक्टर को हम बैक मिक्स रिएक्टर भी कहते हैं और वेल मिक्स रिएक्टर भी कहते हैं। और ये जो हमारे पास होता है ना रिएक्टर, ये स्टेडी स्टेट रिएक्टर होता है। इसमें परफेक्ट मिक्सिंग हो रही होती है, लेकिन ये परफेक्ट मिक्सिंग हो नहीं हो रही होती। इसमें हम अज्यूम कर रहे होते हैं कि ये जो हमारा रिएक्टर है ये परफेक्ट मिक्सर है, लेकिन इसमें टेम्परेचर जो कंसंट्रेशन है वो हमारे पास यूनिफॉर्म होती है। और जो हमारे पास कंपोजिशन ऑफ एग्जिट स्ट्रीम और इनलेट साइड स्ट्रीम वो दोनों हमारे पास सेम होती हैं। उसके बाद कुछ जनरल इंफॉर्मेशन है जिसमें हमारे पास continuous state tank reactor are open system where material is free to enter or exit the system that operate on steady state basis where the condition in the reactor do not change with the time. Reactants are continuously introduced into the reactor while products are continuously removed. ये सब चीज़ें मैंने पहले ही आपको बता दी हैं कि हम इसमें रिएक्टेंट पहले डाल रहे होते हैं और प्रोडक्ट हम निकाल रहे होते हैं, और किस तरह हमारे पास स्टीरर जो है ना वो रोटेट कर रहा होता है, हमारे पास जो प्रोडक्ट होती है रिएक्टेंट होते हैं वो मिक्स हो रहे होते हैं। आप मेरे वीडियोस में जाएं, वीडियोस ओपन करें और वहाँ से CSTR की वीडियो चलाएं। आमिर, कैन यू हियर मी? हाँ, ये आप वीडियो देख चल गई। सकते हैं 2 पाइप। हाँ, थैंक यू। ये आप देख सकते हैं 2 पाइप हमारे पास ऊपर से हैं जिनमें से रिएक्टेंट वेसल्स के अंदर आ रहे हैं, और नीचे से हमारे पास एक पाइप लगा हुआ है जिससे हमें हमारी डिजायर प्रोडक्ट मिल रही है। और इसके दरमियान के अंदर एक स्टेम आपको नजर आ रही होगी, वो बेसिकली हमारे पास एक फैन है जो रोटेट कर रहा है, वो एज अ स्टीरर हमारे पास काम कर रहा है। तो इस तरह हमारे पास एक वेल मिक्स जो प्रोडक्ट है ना, जो रिएक्टेंट का जो हमारे पास कंडक्टिंग पैटर्न है ना वो हमारे पास जबरदस्त हो रहा है, तो हमारे पास हमारी डिजायर प्रोडक्ट है ना वो हमें मिल रही है। ओके, बंद कर दें मेरे वीडियो को। चलें सर, थैंक यू। कंप्लीट हो गया बेटा? जी सर। वेरी गुड, वेरी गुड। कोई क्वेश्चन है बेटा क्लास से CSTR के बारे में? कोई मजीद क्वेश्चन, कोई बात पूछनी है तो आप अब्दुल कयूम से पूछ सकते हैं। ही इज एन एक्सपर्ट इन CSTR। ओके, थैंक यू वेरी मच अब्दुल कयूम, एक्सीलेंट जॉब। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारा रिएक्टर है दैट इज द बायो रिएक्टर अफजाल। यस सर, मेरा था। अफजाल साहब, आप देंगे प्रेजेंटेशन बेटा? यस सर। ओके बेटा, मैंने आपको प्रेजेंटर बना दिया बेटा, आप शेयर करके तो स्टार्ट। बायोरिएक्टर है मेरा टॉपिक। इसमें बायोरिएक्टर ये होता है कि बायोरिएक्टर हम किसी भी रिएक्टर को कह सकते हैं जो बायोलॉजिकल प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए। इसमें हम CSTR को भी कह सकते हैं, प्लग फ्लो रिएक्टर को भी कह सकते हैं, अगर वो बायोलॉजिकल प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं ये प्रोडक्ट बनाने के लिए। इसमें बायोरिएक्टर का एक टाइप है फर्मेंटर। इसमें हम पढ़ेंगे जिसमें वो शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। फर्मेंटर क्या होता है? फर्मेंटर एक ऐसा इन्वायरमेंट देता है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना प्रोडक्ट बनाते हैं एफिशिएंटली, जैसे कि एथेनॉल बनता है शुगर से। शुगर में जब यीस्ट डालते हैं तो केमिकल रिएक्शन होता है, उससे एथेनॉल बनता है, अल्कोहल बनती है। फिर ये ये इसकी जनरल इंफॉर्मेशन ये है, ये इसकी फर्मेंटर्स की भी बहुत ज़्यादा टाइप्स होती हैं, जैसे एयरलिफ्ट फर्मेंटर। इसमें जो गैस होती है वो मिक्सिंग के तौर पे यूज़ होती है। गैस बॉटम से इंजेक्ट हो रही होती है, जो फिर जाके राइज होती है ऊपर और जाके अंदर मिक्सिंग
का एक्शन करती है। फर्मेंटर में दो तरह के हम मैकेनिकली मिक्सिंग भी कर सकते हैं और न्यूमेटिकली मिक्सिंग भी कर सकते हैं। मैकेनिकली होती है इम्पेलर के ज़रिए और न्यूमेटिकली होती है गैस या फ्लूइड को इंजेक्ट करके। आगे स्टेट टैंक है। स्टेट टैंक में भी जो मिक्सिंग होती है, स्टेट टैंक में मिक्सिंग इम्पेलर की वजह से होती है, और जो टावर फर्मेंटर होता है उसमें वो होता है लार्ज हाइट टू डायमीटर रेशियो। उसकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है और उसमें जो मिक्सिंग होती है वो एरेशन के ज़रिए होती है, जिसमें गैस इंट्रोड्यूस कराई जाती है बॉटम से। इसमें बबल कॉलम होता है, ये जैसे ये बबल कॉलम बना होता है, इसके अंदर ये सारे, इसके अंदर से गैस जो अंदर वो टैंक के अंदर इनलेट करती है बॉटम पे। ये इक्विपमेंट का डिज़ाइन होता है। इसमें इनलेट पोर्ट सबसे ऊपर लगा होता है। ये जो इसकी वो हाउसिंग स्टील होता है, ये स्टेनलेस स्टील से बना होता है, और इम्पेलर लगा होता है ये दरमियान में, और बैफल्स लगी होती हैं, और फिर जो गैस प्रेशर होता है वो नीचे बॉटम पे लगा होता है, जैसे गैस अंदर इनलेट कर रही होती है। फिर एग्जिट एयर ऊपर होती है, और ये इसका सारा इक्विपमेंट का डिज़ाइन है। फर्मेंटेशन बहुत से इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती है। ये फार्मास्यूटिकल में भी यूज़ होती है, फूड इंडस्ट्री में भी यूज़ होती है। ये क्या करती है कि ये फार्मास्यूटिकल में ये सेल्स को और बैक्टीरियाज को ग्रो करती है, ताकि ये मेडिसिन्स बन सकते हैं, एंटीबायोटिक्स और पेनिसिलिन वगैरह। और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस से ये है कि ये बहुत सारा सिंपल होता है, बैच डिज़ाइन है, इनएक्सपेंसिव होता है, और ये लोअर टेम्परेचर पे ऑपरेट कर जाता है, और इसमें जो एजिटेशन होती है वो एरेशन के बात करें तो ये इसकी कॉस्ट कम हो जाती है, कॉस्ट सेविंग हो जाता है, और ये बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकल रिएक्शंस को परफॉर्म कर सकता है। इसका जो प्रोसेस का पैरामीटर होता है वो उसकी वेरिफिकेशन इजी होती है। डिसएडवांटेज में ये है कि इसकी रिटेंशन टाइम बहुत ज़्यादा होता है, और इसको कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है, और इसको सैम्पलिंग डिफ़िकल्ट होती है इसकी, और इसका मिक्सिंग लेवल जो है ना, अगर ज़्यादा हो तो बीच में जो माइक्रोब्स होते हैं ना वो डैमेज हो जाते हैं। तो जब वो माइक्रोब डैमेज हो जाते हैं तो उसकी वजह से इसकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है। तो इसकी ये भी रिएक्टर्स भी इसमें अभी तो हमें फर्मेंटेशन का पड़ा है, इसमें और भी बायोरिएक्टर्स हैं जो ये बायोलॉजिकल एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, जैसे फ्लूइडाइजेशन, मेम्ब्रेस फिल्ट्रेशन एंड द रिसाइकलिंग ऑफ मूविंग वेट पार्टिकल्स अमंग अदर मेथड्स। यस सर, ओके। थैंक यू वेरी मच बेटा, दैट वाज वेरी गुड प्रेजेंटेशन। ओके, नेक्स्ट जो है हमारे पास है स्लरी रिएक्टर असलम। स्लरी रिएक्टर असलम है यहाँ पर? अच्छा, उसके बाद है, अगर नहीं है ठीक है, इसकी एब्सेंट मार्क कर देता हूँ मैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास सेमी बैच नम्रा। जी सर, प्रेजेंट। आप देंगे प्रेजेंटेशन? जी सर। चलिए बेटा, मैंने आपको प्रेजेंटर बना दिया। यू कैन स्टार्ट, यू कैन शेयर योर स्क्रीन एंड स्टार्ट। सर स्क्रीन शेयर हो रही है? जी बेटा। जो जैसे नाम से इंडिकेट है कि ये इसका जो प्रोसेस है वो हाफ कंटिन्यूस होगा और हाफ बैच वाइज होगा। अब ये यहाँ पे सेमी बैच रिएक्टर जो है वो मिडिल ग्राउंड होता है बिटवीन बैच एंड कंटिन्यूस रिएक्टर, और इसका जो हाफ प्रोसेस है वो CSTR की तरह का वर्क कर रहा होता है, और हाफ जो है वो बैच वाइज। जिस तरह के CSTR में हमारे पास हमें पता है कि हम लोग कंटिन्यूसली अपने रिएक्टर्स को ऐड कर रहे होते हैं, और हमारे पास कंडीशन जो है वो स्टडी होती है, मतलब कि टेम्परेचर हमारे पास टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पे हमारे पास है कि हमारी फीड तो कंटिन्यूसली ऐड हो रही है, लेकिन हमारे पास कंडीशन जो है वो अनस्टडी है। इसका मतलब है कि कंडीशन जब अनस्टडी आएंगी तो ये बैच रिएक्टर होता है। इसके बाद
यहाँ पे आते हैं इक्विपमेंट डिजाइन। इसमें हमारे पास यहाँ पे जो है, सबसे पहले वीडियो को देख लें। सबसे पहले हम लोग ने एक रिएक्टर ऐड किया, उसके बाद वो दूसरा रिएक्टर जो है वो हम लोग कंटिन्यूसली ऐड कर रहे हैं अपने जो है वो टैंक में, और जो है वो आउटपुट जो है वो हम लोग एक थोड़े टाइम के बाद निकाल रहे हैं। यहाँ पे in the example, the initial amount of reactant is charged into the reactor. The reactor is then started and the additional reactor are added continuously to the tank. The reactor is then allowed to run until the desired conversion is achieved. हम लोग अपने रिएक्टर को तब तक चलाते हैं जब तक हमारे जो डिजायर्ड जो है कन्वर्जन ऑब्टेन नहीं हो जाती, और साथ में लोग अपने जो रिएक्टर है वो कंटिन्यूसली ऐड करते रहते हैं। इस तरह ये हमारे पास फीड के हिसाब से ये फीड के हिसाब से ये हमारे पास कंटिन्यूस रिएक्टर है, और प्रोडक्ट के हिसाब से ये हमारे पास एक बैच रिएक्टर है। आगे हम लोग देखते हैं इसके एग्जांपल्स या एप्लीकेशन। सेमी बैच रिएक्टर हम लोग मोस्टली तब यूज करते हैं जब हमारे पास जो है वो हाई हीट ऑफ रिएक्शन हो और हमारे पास अनवांटेड साइड रिएक्शन को हम लोगों ने अवॉइड करना हो। और ये किस तरह अवॉइड करते हैं कि हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ रिएक्टेंट्स जो है वो थोड़े टाइम के बाद करते हैं, कंटिन्यूसली करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो अनवांटेड साइड रिएक्शन है वो अवॉइड हो जाते हैं। आगे इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस ये है कि ये इसका टेम्परेचर कंट्रोल है बैच रिएक्टर से ज़्यादा अच्छा होता है, और इसमें अनवांटेड साइड रिएक्शन जो है वो भी मिनिमाइज हो जाते हैं। और इसके डिसएडवांटेजेस ये है कि इसमें हाई लेवल कॉस्ट होती है और लार्ज स्केल प्रोडक्शन जो है वो अचीव करना डिफिकल्ट होता है, और रिएक्टर ऑपरेशन भी डिफिकल्ट टू एनालाइज करना डिफिकल्ट होता है। ओके सर, हो गया। थैंक यू वेरी मच बेटा। कोई क्वेश्चन सेमी बैच के बारे में, कोई क्वेश्चन किसी ने पूछना हो तो? ओके निमरा, वेरी गुड, थैंक यू। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो प्लग फ्लो रिएक्टर, अब्दुल राफे। यस सर। बेटा आप देंगे प्रेजेंटेशन? यस सर। ओके बेटा, आई थिंक नाउ यू कैन स्टार्ट। जी बेटा अब्दुल राफे, आप स्टार्ट कर सकते हैं। सर स्क्रीन शेयर हो रही है? जी बेटा हो गई। अस्सलाम वालेकुम सर, माय नेम इज़ अब्दुल राफे। द टॉपिक ऑफ माय डिस्कशन इज़ प्लग फ्लो रिएक्टर्स। सर प्लग फ्लो रिएक्टर्स को हम टेबुलर फ्लो रिएक्टर्स भी कहते हैं, और ये एक होलो पाइप होता है ट्यूब की तरह, जिससे रिएक्टेंट्स जो हैं एक एंड से दूसरे एंड के थ्रू जो है वो फ्लो करते हैं। सर वाटर को जो है हम कंट्रोल टेम्परेचर पे सर्कुलेट करते हैं ताकि रिएक्टर का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहे और वो मेंटेन रहे और वो टेम्परेचर जो है चेंज ना हो। ये नीचे थोड़ी जनरल इन्फॉर्मेशन है। प्लग फ्लो रिएक्टर्स को हम टेबुलर रिएक्टर भी कह सकते हैं, जो कि एक सिलेंड्रिकल पाइप की तरह होती है जिनकी दो ओपनिंग होती है। एक ओपनिंग से रिएक्टेंट ऐड हो रहे होते हैं और दूसरी ओपनिंग से जो है हमारे पास प्रोडक्ट या जो अनरिएक्टेड रिएक्टेंट्स होते हैं वो बाहर निकल रहे होते हैं। प्लग फ्लो रिएक्टेंट्स आर यूजुअली ऑपरेटेड एट स्टेडी स्टेट। सर इनको जो है हम स्टेडी स्टेट पे ऑपरेट करते हैं। रिएक्टेंट्स आर कंटिन्यूअसली कंज्यूम्ड एज दे फ्लो डाउन द लेंथ ऑफ द रिएक्टर। सर जैसे जैसे पाइप के थ्रू रिएक्टर पास होते जाते हैं तो वो रिएक्टेंट्स जो है वो कंज्यूम होते रहते हैं। इक्विपमेंट डिज़ाइन। सर ये जो है हमारे पास मूवी है। जैसे जैसे रिएक्टेंट्स जो हैं रिएक्टर के में से पास होते जाएंगे तो रिएक्टेंट्स की तादाद कम होती जाएगी और वो प्रोडक्ट्स में जो है कन्वर्ट होते जाएंगे। अब प्लग फ्लो रिएक्टर्स जो होते हैं सर, या तो ये एक लॉन्ग ट्यूब होती है या फिर शॉर्टर ट्यूब्स होती हैं बहुत ज़्यादा, उनको हमने मिलाकर एक लॉन्ग ट्यूब बनाई होती है। इनकी डिफरेंट साइजेस होते हैं जो कि फ्यू सेंटीमीटर से सेवरल मीटर्स तक होते हैं। The choice of diameter is based on construction cost, pumping cost, the desired residence time and heat transfer need. सर इनका जो डायमीटर होता है वो हम पे डिपेंड करता है कि हमारे पास जो उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, पंपिंग कॉस्ट है
या कितने टाइम के लिए हमने जो है रिएक्टर को वो रिएक्टेंट्स को जो है रिएक्टर में रेजिडेंस के लिए रखना है और कितनी हीट ट्रांसफ़र करनी है, तो उस हिसाब से जो है फिर हम इसका डायामीटर उसी हिसाब से हम इसको जो है बनाते हैं। Typically, long small diameter tubes are used with high reaction rates and larger diameter tubes are used with slow reaction rates. सर जो लॉन्ग डायमीटर ट्यूब्स होती हैं वो हाई रिएक्शन रेट्स के लिए हम यूज़ करते हैं और जो लार्जर डायमीटर होती हैं वो उनको हम स्लो रिएक्शन रेट के लिए जो है वो यूज़ करते हैं। इसकी क्या रीज़न हो सकती है पॉसिबली बेटा कि लार्जर डायमीटर ट्यूब जो हैं वो स्लो रिएक्शंस के लिए? सर उसमें जो है हमारे पास डायमीटर इंक्रीज हो जाता है और स्लो रिएक्शन इस वजह से होता है क्योंकि उसमें हमारे पास रिएक्टेंट जो है मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे तो वो उनमें रिएक्शन होने में थोड़ा टाइम लगेगा। जब स्मॉल डायमीटर होगा तो फिर मॉलिक्यूल्स करीब होंगे, रिएक्शन जो है वो तेज़ी से होगा और प्रोडक्ट जो है हमें जल्दी मिल सकती है। फिर ठीक है सर उसके बाद जो है हमारे पास इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। इसको जो है हम प्लग फ्लो रिएक्टर ज़्यादातर गैस और लिक्विड फेज सिस्टम्स में हम जो है यूज़ करते हैं। सर उसके बाद नीचे इसके एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस ये हैं कि इजीली मेंटेन्ड है और इसके जो पार्ट्स हैं उसमें हमें किसी पार्ट को जो है मूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाई कन्वर्जन रेट है, मतलब कि अगर रिएक्टेंट्स हम जितने डालें तो हमें प्रोडक्ट में हाई कन्वर्जन रेट मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट्स एक बारी में जो वो कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट में। इसका मैकेनिज़्म जो है वो सिंपल है, उसमें कोई मतलब वो मुश्किल नहीं है। प्रोडक्ट जो है उसकी क्वालिटी भी वेरी नहीं होती, जैसी प्रोडक्ट हमें स्टार्ट में मिल रही है वैसी ही हमें एंडिंग में मिलेगी। गुड फॉर स्टडिंग रैपिड रिएक्शंस। सर उसके बाद एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिएक्टर वॉल्यूम। उसके बाद अगर हमें लार्ज कैपेसिटी के लिए यूज़ करना है किसी प्रोसेस में, हमें लार्ज क्वांटिटी में जो है प्रोडक्ट चाहिए तो हम प्लग फ्लो रिएक्टर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। से इसमें प्रेशर ड्रॉप जो है वो काफ़ी लो होता है और ट्यूब जो है उनको हम इजीली जो है वो क्लीन कर सकते हैं। तो उसके बाद डिसएडवांटेज, प्रेशर ड्रॉप क्यों लो होता है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन प्रेशर ड्रॉप एंड ट्यूब डाया? अगर ट्यूब का डाया, पाइप का डाया बढ़ा दूंगा तो प्रेशर ड्रॉप ज्यादा हो जाएगा या कम होगा? एनीवन फ्रॉम द क्लास? जब क्या कहते जी जी बेटा। इसमें प्रेशर ड्रॉप कम होता है, क्यों होता है? डायामीटर बढ़ेगा तो फिर तो प्रेशर ड्रॉप कम होगा। इसकी कौन सी इस इक्वेशन का नाम क्या है जो पाइप में प्रेशर ड्रॉप कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं? कोई नाम आपके ज़हन में याद है इस टाइम? सर नहीं, अभी तो कोई भी नहीं है। चलो कोई बात, चलो बेटा। सर उसके बाद डिसएडवांटेज इसके ये है कि बर्नौली इक्वेशन, यस बर्नौली इक्वेशन भी हम यूज कर सकते हैं। वेरी गुड। ये अब्दुल राफी। डिसएडवांटेज इसके ये हैं कि रिएक्टर का जो टेम्परेचर है वो डिफ़िकल्ट होता है कंट्रोल करने के लिए, और उसके बाद जो इसके क्या कहते हैं डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल ड्यू टू टेम्परेचर एंड कंपोजिशन वेरिएशन। सर टेम्परेचर इसका जो है वो डिफ़िकल्ट है, उस वजह से क्या होता है कि अगर टेम्परेचर कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट है तो फिर कंपोजिशन में भी जो है वेरिएशन आ सकती है, उस वजह से जो है ये डिफ़िकल्ट है थोड़ा यूज़ करना इसको। और उसके बाद इसमें जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं जिस वजह से जो है हॉट स्पॉट्स बन जाते हैं इसके अंदर, तो ये भी इसका जो है एक डिसएडवांटेज है। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है जनाब, थैंक यू अब्दुल राफी, वेरी गुड एफर्ट यार, गुड। बेटा जी नेक्स्ट जो है वो पैक बेड रिएक्टर है फातिमा। अस्सलाम वालेकुम सर। फातिमा बेटा आप प्रेजेंट करेंगी? जी सर। ओके, तो नाउ यू कैन स्टार्ट बेटा। सर प्रेजेंट हो रहा है? मे बी इन फ्यू सेकेंड्स। अभी ब्लैक स्क्रीन आ जी बेटा आ गया जी बेटा। तो हमारा जो टॉपिक है वो है पैक्ड बेड रिएक्टर्स। पैक्ड बेड रिएक्टर को हम लोग जो है वो फिक्स बेड रिएक्टर्स भी कहते हैं, और ये जो है मोस्टली ये जो है कैटालिटिक प्रोसेस के लिए यूज़ होते हैं। कैटालिटिक प्रोसेस के लिए यूज़ होते हैं क्योंकि हमारे पास जो कैटलिस्ट होता है वो मतलब सिर्फ जो है वो रिएक्शन रेट को इन्हांस करता है, ठीक है, वो रिएक्शन में जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करता।
अब ये जो है ये हमारे पास नीचे ये कैटलिस्ट पैक्ड बेड रिएक्टर की जो है वो पिक्चर दिखाई है, और इसमें ये जो होता है कि हमारे पास जो कैटलिस्ट होता है वो सॉलिड कैटलिस्ट होता है और वो रिएक्टर के अंदर पैक्ड होता है। तो हमारे पास जो रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट होते हैं वो हमारे पास मोस्टली जो है वो गैशियस फेस में होते हैं। तो गैशियस फेस में होते हैं वो जो है वो सॉलिड कैटलिस्ट में पास होते हैं और डाउन द वो मूव करते हैं डाउन अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इसलिए हम लोग इसे कहते हैं कि ये जो है ये हेट्रोजीनियस रिएक्शंस के लिए जो है मोस्टली यूज़ होता है। जनरल इन्फॉर्मेशन में इसकी कंस्ट्रक्शन है कि किस तरह कंस्ट्रक्ट किया होता है। इसमें जो है वो सिलेंड्रिकल शेल होता है, या हम लोग इसे कह सकते हैं कि सिलेंड्रिकल वैसल होती है, ठीक है। उसके जो हेड्स होते हैं टॉप और बॉटम में वो कन्वेक्स शेप के होते हैं, और ये जो वैसल होती है ये मोस्टली जो है वो वर्टिकल टाइप होती है। एंड अलाउ द रिएक्टेंट, और जो रिएक्टेंट्स होते हैं जो हमारे पास वो डाउनवर्ड मूव करते हैं अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। हमारे पास जो रिएक्टर के अंदर जो कैटलिस्ट होता है, सॉलिड कैटलिस्ट होता है, वो फिक्स्ड होता है। पैक्ड बेड रिएक्टर जो है वो हम लोग इसको हेट्रोजीनियस रिएक्शन सिस्टम के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें जो है हमारे पास 2 फेस आ जाते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो वो गैस में होते हैं, और हमारे पास जो कैटलिस्ट होता है वो हमारे पास सॉलिड में होता है। इक्विपमेंट डिज़ाइन में जो है ये हमारे पास ये एक वीडियो है, ये जो है वो सॉलिड कैटलिस्ट है जो पैक और वो रिएक्टेंट आते हैं और सॉलिड कैटलिस्ट में से पास करते हैं, और वो जो है वो हमारे पास जब पास होते हैं तो हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाती है। जब हम लोग पैक्ड बेड रिएक्टर का डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें नोट करनी चाहिए होता है कि एक्टिविटी लाइफ कैटलिस्ट, यानी जो कैटलिस्ट है वो हमारा कितनी देर तक बहुत अच्छा वर्क कर सकता है, कि दोबारा हम लोग उसको रीजनरेट मतलब कि थोड़ी देर बाद या कुछ टाइम बाद उस कैटलिस्ट की जो परफॉर्मेंस है वो स्लो डाउन हो जाती है। उसको इन्हांस करने के लिए या तो हम लोग कैटलिस्ट को रिप्लेस कर लेते हैं, या फिर हम लोग उसको जो है वो रीजनरेट करते हैं। तो कैटलिस्ट को डिज़ाइन करने से पहले ये चीज़ नोट करनी चाहिए कि कितनी देर तक हमारा रिएक्टर बहुत अच्छा वर्क कर सकता है, कि बिफोर जो है हम लोग कैटलिस्ट को रीजनरेट करने से पहले कितनी देर तक हमारा जो रिएक्टर है वो बहुत अच्छा वर्क कर सकता है। उसके बाद जो कैटलिस्ट की जो शेप होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि पैक्ड बेड रिएक्टर में कैटलिस्ट की शेप किस तरह की होनी चाहिए। मोस्टली जो है वो ग्रैनुलर होती है और ये साइज़ होता है 1 to 5 मिलीमीटर, लेकिन हम लोग जो है वो हाई प्रेशर ड्रॉप के लिए हम लोग जो है वो मोस्टली जो है वो बिग पार्टिकल्स भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये है कि रिएक्टर में अगर पार्टिकल्स का साइज स्मॉल होता जाएगा तो प्रेशर ड्रॉप बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? सर कम हो जाएगा। अच्छा, यही क्वेश्चन मेरा क्लास से है बेटा। अगर पार्टिकल साइज स्मॉल हो जाएगा तो प्रेशर ड्रॉप बेड में बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? फ्रॉम द क्लास, एनीवन फ्रॉम द क्लास बेटा? अच्छा, आई थिंक कि प्रेशर ड्रॉप बढ़ जाएगा। आई थिंक क्योंकि वो जब पार्टिकल साइज कम हो जाएगा ना बेटा तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। ओवरऑल पार्टिकल का सरफेस एरिया बढ़ने से वो जो लिक्विड का सॉलिड के साथ कांटेक्ट हो रहा है वो बढ़ जाएगा। प्रेशर ड्रॉप के पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक ज़्यादा हो जाएगा। एनी हाउ आप कंटिन्यू करें फातिमा। उसके बाद ये है कि हमारे पास जो रिएक्टर में हम लोग जो है वो कैटलिस्ट को पैक कैसे कर सकते हैं। मोस्टली ये जो है रिएक्टर में एक पैक बेड की शेप में भी होता है, लेकिन अक्सर होता है कि रिएक्टर के अंदर जो है वो ट्यूब्स होती हैं, उन ट्यूब्स के अंदर भी हम लोग जो है वो कैटलिस्ट को डाल सकते हैं। कैटलिस्ट जो है वो मोस्टली निकल, कॉपर, ऑस्मियम, प्लैटिनम एक्सेट्रा इस तरह के मटेरियल से जो है वो बना होता है। उसके बाद है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस में ये है कि हमारे पास कन्वर्जन रेट हाई होता है इसका, और ये डिपेंड कर रहा होता है कैटलिस्ट पर। इसको बिल्ड करना इजी होता है। मोर कॉन्टैक्ट बिटवीन द रिएक्टर एंड कैटलिस्ट देन अदर टाइप ऑफ रिएक्टर्स। जो हमारे पास प्रोडक्ट होती है वो डिपेंड कर रही होती है कि हमारे पास रिएक्टेंट और हमारे पास कैटलिस्ट का कॉन्टैक्ट कितना होता है। अगर तो कॉन्टैक्ट बहुत अच्छा है तो हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो प्रॉपर आएगी। और सर जो हमारे पास पैक्ड बेड रिएक्टर इसमें जो है वो कॉन्टैक्ट बहुत अच्छा होता है रिएक्टेंट का कैटलिस्ट के साथ। मोर प्रोडक्ट इज फॉर्म ड्यू टू इंक्रीज रिएक्टेंट कैटलिस्ट कॉन्टैक्ट। हम लोग जो है वो प्रोडक्ट रेट इंक्रीज भी कर सकते हैं जब हम लोग रिएक्टेंट और कैटलिस्ट का कॉन्टैक्ट इंक्रीज कर देंगे। मे बी हम लोग जो है कोई बहुत ही अच्छा कैटलिस्ट यूज़ करें, या हम लोग जो है वो जब वो कैटलिस्ट की एक्टिविटी जो है वो स्लो डाउन हो जाए तो हम लोग उसको दोबारा रीजनरेट कर लें। लो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन और मेंटेन करना इसको बहुत ईजी होता है। इफेक्टिव आउट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे भी बहुत अच्छा वर्क कर लेता है। डिसएडवांटेजेस में है डिफिकल्ट टेम्परेचर कंट्रोल। डिफिकल्ट टेम्परेचर कंट्रोल इसलिए होता है कि इसमें एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन डायनेमिक हो रहे होते हैं, तो हमारे पास जो है वो टेम्परेचर कंट्रोलिंग हैंडलिंग मुश्किल हो जाती है। टेम्परेचर ग्रेडियंट इस वजह से आता है क्योंकि रिएक्टर के अंदर एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहे होते हैं, तो हमारे पास अक्सर जो फॉर्मेशन ऑफ हॉट स्पॉट हो जाती है या कोल्ड स्पॉट। इसका मतलब ये होता है कि किसी स्पेसिफिक एरिया पर रिएक्टर के अंदर जो है वो
टेम्परेचर दूसरी जगह से ज़्यादा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर ग्रेडियंट आ जाता है, जो कि बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। कैटलिस्ट डिफिकल्ट टू रिप्लेस, हम लोग जो है वो कैटलिस्ट को रिप्लेस कर सकते हैं या रीजनरेट कर सकते हैं, लेकिन ये इतना ईजी नहीं होता। कंटिन्यूस प्रोसेस के अंदर मे बी हम लोगों को प्लांट को शट डाउन करना पड़ जाए या हम लोग को रिएक्टर को बंद करना पड़ जाए। चैनलिंग ऑफ गैस स्ट्रीम कैन अकर लीडिंग टू इनइफेक्टिव रीजन्स इन द रिएक्टर। हमारे पास जो है वो चैनलिंग हो जाती है। चैनलिंग का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो रिएक्टेंट होते हैं वो जब रिएक्टर में से पास कर रहे होते हैं तो वो एक स्पेसिफिक वे बना लेती हैं, वो सिर्फ उसी वे में से पास करती हैं, और जिसकी वजह से ये होता है कि हमारे पास कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता रिएक्टेंट का कैटलिस्ट के साथ, और हमारे पास चैनलिंग हो जाती है। साइड रिएक्शन हो सकते हैं। हीट ट्रांसफर टू और फ्रॉम द रिएक्टेंट कैन बी डिफिकल्ट। इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास जो है वो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहे होते हैं, तो हम लोगों को कूलिंग मीडियम प्रोवाइड करना पड़ता है, तो कूलिंग मीडियम की वजह से हीट इन्वॉल्व भी हो रही होती है और हीट जो है मतलब एब्जॉर्ब भी हो रही होती है रिएक्टर में, तो ये भी जो है इसको हीट को हैंडल करना ये भी मुश्किल होता है। थैंक यू बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच फातिमा, एक्सीलेंट, आपने बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन तैयार की थी। ऑक्सीडाइजर्स हैं हुमैरा, ऑक्सीडाइजर्स हुमैरा कौन है जी? अच्छा, न्यूक्लियर रिएक्टर्स थे जी नुमान अली। यस सर, प्रेजेंट। बेटा आप देंगे प्रेजेंटेशन नुमान? यस सर। अच्छा जी, मैं आपको सर्च कर रहा हूँ कि नुमान अली। सर हुमैरा सर, वो मेरा इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू आ गया था इसलिए मैं बोल नहीं सकी। अच्छा बेटा, चलें आप प्रेजेंटेशन देंगी बेटा? जी सर। चलें, मैंने आपको प्रेजेंटर बना दिया बेटा, आप शुरू करें बेटा। सर स्क्रीन शेयर हो रही है? maybe a few seconds, maybe in a few seconds। अभी तक तो नहीं हो रही बेटा। नुमान आप अपना हैंड रेज करेंगे उतनी देर, ताकि मैं आपको सर्च आउट कर लूं। नुमान अपना हैंड रेज कीजिएगा बेटा। फातिमा सर, फातिमा को कह दें कि वो कर दे, मेरा इंटरनेट का थोड़ा इशू आ रहा है। आई थिंक बेटा आपकी साउंड में भी इशू आ रहा है, तो आपका प्रेजेंटेशन प्रॉब्लम होगी। कैन ओके, ये आ गई है, स्क्रीन शेयर हो गई है बेटा। ऑक्सीडाइजर्स पे फातिमा ऑक्सीडाइजर। जी बेटा आ गए। जी बेटा आपके पास 2 मिनट हैं, जी 2 से 3 मिनट हैं सर। बेटा। ऑक्सीडाइजर जो होता है हमारे पास, जो ऑक्सीडाइजर का ये होता है कि मैंने जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको हम कंबस्ट कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। ऑक्सीडाइजर का ये मेन पर्पस होता है। अब जब हमारे पास कंबक्शन होती है, वो हमारे पास एक एक्सोथर्मिक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर लेते हैं वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। नेक्स्ट फातिमा। ऑक्सीडाइजर नीचे ऊपर वाला जनरल इंफॉर्मेशन। अब ये हमारे पास ऑक्सीडाइजर्स जो होते हैं, इन्होंने यहाँ पे नीचे पिक्चर में शो किया हुआ है। उसमें क्या होता है कि हमारे पास जो फीड स्ट्रीम्स होती है उसको हम कंबस्ट करते हैं ताकि प्रोड्यूस कर लें इन्वायरमेंटली सेफ प्रोडक्ट्स। अब जो हमारे पास ऑक्सीडाइजर्स जो होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे ऑपरेट करते हैं और इनके अंदर क्या होता है, कंप्लीट जो है कंबक्शन होती है। जो ऑक्सीडाइजर्स होते हैं इसमें ये होता है कि हमारे पास जो रिएक्शंस के रेट ड्यूरिंग रिएक्शन जो हीट प्रोड्यूस हो रही होती है वही हीट एक्सचेंजर के थ्रू हम यूज़ कर लेते हैं, और इसी वजह से इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो 99% होती है। अब जो हमारे पास ऑक्सीडाइजर की टाइप्स हैं, 3 टाइप्स होती हैं हमारे पास। थर्मल ऑक्सीडाइजर होता है, उसके बाद कैटालिटिक एंड रीजनरेटिव। फर्स्ट ऑफ ऑल थर्मल ऑक्सीडाइजर। अब हमारे पास थर्मल ऑक्सीडाइजर में ये होता है कि जो गैस स्ट्रीम्स होती है वो ऑक्सीडाइजर के अंदर जो जैसे ही एंटर्स होगी, जहाँ के पिक्चर में इन्होंने दिखाया हुआ है लेफ्ट साइड पे ब्लू एरो से,
वहाँ पे ये होता है कि पहले वो प्री ट्रीटमेंट सेक्शन में जाएगी, यहाँ पे उसे हीट किया जाता है टू द रिएक्शन टेम्परेचर पे। हीट एक्सचेंजर यूज़ करते हैं उसके लिए। जैसे ही वो रिएक्शन सेक्शन में एंटर होती है तो फीड गैस जो होती है वो मिक्स हो जाती है विद द फ्यूल, और फिर हमारे पास कंबक्शन जो प्रोसेस होता है वो अकर होना स्टार्ट हो जाता है। अब जो कंबक्शंस के थ्रू जो हीट प्रोड्यूस हो रही होगी, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जितनी हीट जो होती है वो रिलीज होती है वो हम रिकैप्चर कर लेते हैं बाय यूजिंग द हीट एक्सचेंजर, और जो क्लीन गैस होती है वो एटमॉस्फेयर को रिलीज की जाती है। अब हमारे पास जो ऑक्सीडाइजर का फ्लो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट होता है वो 5000 स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट पर मिनट होता है। नेक्स्ट टाइप इज कैटालिटिक ऑक्सीडाइजर। कैटालिटिक ऑक्सीडाइजर जो होता है, जैसे कि नाम से हमें पता चल रहा है कि इसमें कैटालिस्ट जो होगा वो हम यूज़ करेंगे। कैटालिस्ट जो मोस्टली यूज़ किया जाता है वो प्लैटिनियम हमारे पास होता है। इसका पर्पस ये होता है कि इन्हांस कर देता है रिएक्शंस को और लोअर कर देता है ऑपरेटिंग टेम्परेचर को। दिस लोअर द एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोसेस। जो डिजाइन होता है ऑक्सीडाइजर्स का वो उन्होंने शो किया हुआ है कैटालिटिक ऑक्सीडाइजर्स का। कैटालिटिक और थर्मल ऑक्सीडाइजर्स जो होते हैं इनका डिजाइन सेम होता है, लेकिन जिनमें मेजर डिफरेंस ये होता है कि कैटालिटिक ऑक्सीडाइजर्स के अंदर हम कैटालिस्टिक बीड्स जो होते हैं वो यूज करते हैं। अब जो कैटालिटिक ऑक्सीडाइजर्स होते हैं उसका ऑपरेटिंग रेट जो होता है वो 4000 स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट पर मिनट होता है। नेक्स्ट टाइप इज रीजेनरेटिव ऑक्सीडाइजर। अब रीजेनरेटिव ऑक्सीडाइजर्स जो होता है इसका डिजाइन डिफरेंट होता है देन थर्मल एंड कैटालिटिक ऑक्सीडाइजर्स। इसमें ये होता है कि फीड जब हम एंटर करते हैं तो वो स्प्लिट हो जाती है और ऑक्सीडाइजर्स के 2 प्लेसेस में चली जाती है। फीड जो होती है वहां से आप काइंडली आप दूसरों को थैंक यू वेरी मच बेटा, आपने काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंटेशन की है, थैंक यू। हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं ताकि हम आपका नेक्स्ट लेक्चर भी है ना फिर। ओके सर, थैंक यू मेरा। अच्छा बेटा नुमान है नेक्स्ट। बेटा जी आपका है न्यूक्लियर रिएक्टर, मैंने आपको प्रेजेंटर बना दिया, आप स्टार्ट करें। यस सर, आमिर स्क्रीन शेयर। जी बेटा आपकी स्क्रीन आ गई है। सर, सो द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज न्यूक्लियर रिएक्टर। तो सबसे पहले एक केमिकल रिएक्शन होता है और एक न्यूक्लियर रिएक्शन होता है। तो केमिकल रिएक्शन होता है वो इजीली हम करवा सकते हैं और वो किलो वाट में एनर्जी रिलीज करता है, लेकिन जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है रिएक्शन को करवाने में, पर लेकिन ये बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है, जो मेगा और गैगा वाट्स में एनर्जी होती है। तो न्यूक्लियर जो रिएक्टर है वो फ्यूजन रिएक्शन को यूज़ करता है और इससे एनर्जी जनरेट करता है, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं जो 2 तरह के वो रिएक्टर यूज़ करते हैं। एक प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर होता है और सेकंड बॉइलिंग वाटर रिएक्टर होता है। तो यहाँ पे हम बॉइलिंग वाटर रिएक्टर को पहले डिस्कस करेंगे। तो बॉइलिंग वाटर रिएक्टर में हम जो होता है कि यहाँ पे यूरेनियम का रिएक्शन फ्यूजन रिएक्शन होता है, जिससे एनर्जी रिलीज होती है। जो एनर्जी बेटा रिलीज होती फ्यूजन होता है या फिशन होता है? है फिशन रिएक्शन। हाँ फ्यूजन रिएक्शन तो वो तो अभी तक आई डोंट थिंक सो कि पॉसिबल हुआ है। फ्यूजन रिएक्शन अभी पॉसिबल नहीं हुआ, फिशन रिएक्शन होता है। ओके, तो फिशन रिएक्शन यूरेनियम का होता है और उससे एनर्जी रिलीज होती है, उससे हम वाटर को बॉयल करते हैं और स्ट्रीम जनरेट हो जाती है। वो स्ट्रीम टरबाइन से पास करती है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो इसके इक्विपमेंट में हम डिज़ाइन में देख लेते हैं कि जो हमारे पास यूरेनियम मटेरियल होता है वो सिरेमिक पैलेट्स की फॉर्म में होता है, जिसमें यूरेनियम के 2 आइसोटॉप्स होते हैं। फर्स्ट आइसोटॉप्स इसका यूरेनियम 235 होता है, जो कि लेस देन 1% ऑफ नेचुरल यूरेनियम से बना होता है, और सेकंड वाला है यूरेनियम 238 जो कि 99% यूरेनियम नेचुरल यूरेनियम होता है। तो जो यूरेनियम 235 है इसको ये फिशनेबल इजीली होता है, लेकिन इसकी अमाउंट इस पैलेट्स में ज़्यादा भी हम इतनी ज़्यादा भी नहीं रख सकते कि यहाँ पे एक्सप्लोजन हो जाए। तो जब फिशन रिएक्शन यूरेनियम का होता है तो उससे काफ़ी मेगा और गैगा वाट्स में एनर्जी रिलीज होती है।
वो एनर्जी से हम वाटर को स्टीम जनरेट करते हैं, जो कि रिएक्टर की सरफेस पे वाटर फ्लो करता है, कूलिंग वाटर। तो वहाँ से उस कूलिंग वाटर की स्टीम जनरेट होती है और वो स्टीम टरबाइन से पास करती है, जिससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो इसके बॉइलिंग वाटर न्यूक्लियर पावर प्लांट के कुछ एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस में ये आ जाता है कि हमारे पास सिंपल ये इसका हीट ट्रांसफर का मैकेनिज्म होता है, और डिसएडवांटेजेस में ये है कि जो यूरेनियम है वो वाटर उसकी सरफेस रिएक्टर की सरफेस पे फ्लो करता है, और यूरेनियम यहाँ पे वाटर से रिएक्ट करके एक्सप्लोजन भी हो सकती है। सेकंड हमारे पास आता है प्रेशराइज वाटर रिएक्टर। प्रेशराइज वाटर रिएक्टर के में वाटर की 2 लेयर्स होती हैं, जिनमें से तब इसमें भी फिशन रिएक्शन होता है यूरेनियम का, और एनर्जी रिलीज होती है। तो एनर्जी रिलीज होती है, हम वाटर का प्रेशर इसमें ज़्यादा रखते हैं एक चैम्बर में कि वाटर बॉयल ना कर जाए, तो वो एनर्जी वाटर में ट्रांसफ़र होती है, और फिर वाटर की सेकंड लेयर में वो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है और वो स्टीम उसमें कन्वर्ट हो जाता है। फिर हम उसको रिएक्टर में से पास करके वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेते हैं। इसके एडवांटेजेस में ये है कि हमारे पास जो न्यूक्लियर रेडिएशंस होती हैं वो वाटर में भी ट्रांसफ़र हो जाती हैं, जो कि उसको ख़राब कर सकते हैं टरबाइन को। बेटा थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन थी। नेक्स्ट जो है हमारे पास मूविंग बेड रिएक्टर निमरा। यस सर। निमरा उस्मान मूविंग बेड। आप बेटा अपना हैंड रेज करेंगे? जी निमरा जी बेटा, आपको मैं प्रेजेंटर बना रहा हूँ, आप अपना काइंडली प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें। You can start now. सर स्क्रीन शेयर हो रही है? जी बेटा, आपकी स्क्रीन शेयर हो गई है। ओके। आज हम डिस्कस करेंगे मूविंग बेड रिएक्टर। मूविंग बेड रिएक्टर में बेसिकली आपके पास रिएक्टर होता है और उसमें आपके पास जो है कैटालिक्स मटेरियल होता है। एक एंड से कैटालिक्स मटेरियल एंटर हो रहे होते हैं और एक साइड से रिएक्टेंट्स ऐड हो रहे होते हैं, और उसके बाद हम उसका जो है आपस में मिक्सअप करते हैं और देन उसको जो है हम सेपरेट कर लेते हैं उसकी एक्सेस स्ट्रीम पे। एक्सेस स्ट्रीम पे बेसिकली 2 फिल्टर लगे होते हैं, जिसपे जहाँ पर बेसिकली हम लोग जो आपके पास कैटलिक्स मटेरियल होता है उसको हम रिसाइकल कर लेते हैं, और जो दूसरा है जो हमें डिज़ायर हमारी जो प्रोडक्ट होती है वो हमें अटेन हो जाती है। इसमें आपके पास जो सबसे इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो हमारे पास है फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर, जिसमें हमारे पास जो है सस्पेंडेड स्मॉल पार्टिकल जो हैं कैटालिक्स के होते हैं, और उसमें हम जो है ये कहते हैं उसे गैस जो है वो फ्लो करती है हाई प्रेशर से। उसके बाद जब पार्टिकल मिक्सअप करते हैं और उसके बाद जब तक मिक्सचर नहीं होता तब तक वो आउटलेट स्ट्रीम में नहीं आते हैं। इसकी जो जनरल इन्फॉर्मेशन वो ये है कि जो मूविंग बेड रिएक्टर है बेसिकली उसमें कैटालिक्स मूव कर रहे होते हैं, और जो कैटालिक्स हैं वो पार्ट लेते हैं बेसिकली रिएक्टेंट के साथ मिक्स करते हैं और फिर आपके पास वो रिसाइकिल कर लेते हैं। जैसे इस फिगर में शो हो रहा है कि आपके पास जो रिएक्टेंट्स हैं और वो ग्रीन से शो हो रहे हैं जो कि इनलेट स्ट्रीम में जा रहे हैं, और जो कैटालिक्स हैं वो भी आउट इनलेट स्ट्रीम से जा रहे हैं टॉप की साइड पे, और उसके बाद वो मिक्सचर बन रहे हैं एंड देन उसके बाद ये यहाँ से एग्जिट हो रहे हैं। जो डिज़ायर प्रोडक्ट है वो हमें आउटलेट स्ट्रीम से मिल जाएगी, बाकी सारे रिसाइकल हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास ये इक्विपमेंट डिज़ाइन है।
इसमें हमारे पास जो सॉलिड कैटलिक्स फिलेट्स उसे कहते हैं, फिलेट्स जो कैटलिक्स होते हैं वो हम जिसको रीन्यू कर सकते हैं, जो कि इजीली एक पार्ट ले लेते हैं। कंटिन्यूस इंट्रोड्यूस एट द टॉप ऑफ द रिएक्टर, कंटिन्यूसली टॉप से जो है कैटलिक्स ऐड हो रहे होते हैं, और जिसमें आपके पास फ्लूइड फेस रिएक्टेंट्स है, फ्लूइड आपके पास कोई लिक्विड गैस कुछ भी हो सकता है, और जो कैटालिक्स हैं वो आपस में फ्लूइड और जो कैटालिक्स हैं वो आपस में मिक्स करते हैं, एंड देन द सेम प्रोसीजर होगा कि आपके पास जो मिक्सिंग है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेस पे होगी, कि जहाँ कंसंट्रेशन हाई है वहाँ से मूव करेगी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। उसके बाद जो है उसके बाद ये लिखा हुआ है कि आपके पास जो हीटिंग कॉइल्स हैं, जो रैप्स, अगर आपके पास रिएक्शन चैम्बर में हम इसको हीटिंग कॉइल्स और जो रैप्स अगर इंट्रोड्यूस करवाएं, तो आपके पास जो मीडिएट हीट जो है वो रिएक्शन में आपके अकर करती है। जो इसकी इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स हैं उसमें आपके पास जो है इसमें केमिकल ऑक्सीडेशन डिमांड आती है और डीनाइट्रिफिकेशन आया था और नाइट्रिफिकेशन आया था। ये आपके पास हम यूज़ करते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस के लिए। और जो केमिकल ऑक्सीडेशन डिमांड है इसमें बेसिकली हम लोग कोगुलेशन और जो फ्लोकुलेशन होती है इसमें ये प्रोसेस होता है कि आपस में जो स्लज है, जब कोई भी रिएजेंट हम ऐड करते हैं किसी भी ऐसे पार्टिकल जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है लिक्विड के अंदर, उसको हमने रिमूव करना है, उसको हमने रिमूव करना है। तो उसके बाद हम रिएजेंट्स ऐड करेंगे। रिएजेंट ऐड करने के बाद वो एक बिग मैस बन जाएंगे। जब हमारे पास बिग मैस बन जाएंगे जो आपस में इंटरेक्ट करेंगे, उसके बाद हम उसको फिल्टर भी कर सकते हैं, या वो सेडिमेशन जो प्रोसेस होता है उसके नीचे आपके पास डिपॉजिट हो जाएंगे तो हम इस तरह जो है इजीली रिमूव कर सकते हैं, और जो आपके पास जो कैटलिक्स इन्वॉल्व हो रहा है उसको रिन्यू कर सकते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, फ्यूल सेल को अगर हम स्किप करें, अच्छा आई थिंक के बाकी जो है प्रेजेंटेशन जो है वो तो सीख की, उमर शहजाद की और शाहिद की हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में ले जाएंगे, नेक्स्ट कर लेंगे। तो आप थैंक यू वेरी मच निमरा, गुड प्रेजेंटेशन। आप अपनी स्क्रीन अनशेयर कर दें। सर अभी मेरी रहती थी प्रेजेंटेशन थोड़ी सी, वो बेटा नेक्स्ट लेक्चर भी है ना, अभी 2-3 मिनट की मैंने कुछ बात करनी है। तो ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच। ओके बेटा जी बेटा, आपका नेक्स्ट लेक्चर भी क्योंकि होना स्टार्ट, तो कुछ चीज़ें हैं नोट करें। एक तो आपका जो है ना वो असाइनमेंट आपने मुझे जमा करानी है, असाइनमेंट नंबर 1। तो स्क्रीन आपको शेयर हो रही होगी, उसके ऊपर लिखा हुआ आ रहा होगा आई बिलीव। तो असाइनमेंट नंबर 1 में आपने क्या करना है कि आपने बेसिकली जो लेक्चर नोट्स हैं आपके, वो आपने A4 पेजेस पे ऊपर जो भी लेक्चर्स हुए हैं वो आपने बना के मुझे जमा करवाने हैं। उसके बाद लीवनस्पिल की बुक से चैप्टर नंबर 1 में एग्जांपल 1.1 हमने की थी और 1.2 आपने खुद करनी है, सिंपल एग्जांपल है। और इसके बाद चैप्टर नंबर 1 के जो है ना प्रॉब्लम है 3 या 4, वो प्रॉब्लम जो है ना लीवनस्पिल की बुक के वो आपने करने हैं, ठीक है। ये बेटा लीवनस्पिल की बुक है, इसके जो ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम 1.1 म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर, 1.2 कोल बर्निंग, 1.3 फ्लूइड क्रैकिंग क्रैकर्स। ये 3 प्रॉब्लम्स हैं बेटा, ये आपने इनके सॉल्यूशन करके हैंड रिटन हाथ से करने हैं, तो आपने मुझे ये सबमिट करवाने हैं। क्लियर है बेटा सबको? सर ये कब करवाने हैं? अच्छा, उसके बाद आपने जो है वो ये साथ जो है 1 से 2 पेज, 2 से 3 या 1 से 3 पेजेस की जो है ना हर रिएक्टर की समरी भी आपने लिखनी है साथ इसी वेबसाइट से, और जो आज की प्रेजेंटेशंस हुई हैं तो हैंड रिटन होनी चाहिए। उसमें आपने क्या क्या होना चाहिए, उसमें प्रेजेंटेशन इंट्रोडक्शन आ जाएगा हर रिएक्टर का। फॉर एग्जांपल अगर CSTR है तो उसका इंट्रोडक्शन, उसका डिज़ाइन, उसके पार्ट्स और उसकी कलर डायग्राम आपने अपने हाथ से हैंड रिटन हैंड से जो है ना वो मैनुअली आपने उसकी कलर डायग्राम बनानी है, उसकी लेबलिंग करनी है, उसका पार्ट्स बताने हैं।
और उसके बाद हर रिएक्टर के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो ये 2 से 3 पेजेस का जो है ना हर रिएक्टर की हम समरी आपने लिखनी है। जितने भी रिएक्टर जो हैं हमने आज डिस्कस किए हैं उनमें ट्रिकल बेड है, CSTR है, बायो रिएक्टर है, स्लरी रिएक्टर है। जी बेटा, स्लाइड्स वाले नहीं करने या जो ये यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के पेज पे ये वाले सारे करने हैं, यानी सारे हो जाएंगे। वो जो स्लाइड्स वाले हैं वो लेक्चर नोट्स में आपके आ जाएंगे। और साथ फिर जो है जो यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन वाली है इसमें तो वो भी हो गया ना, बैच भी आ गया, CSTR भी आ गया, प्लस भी आ गया, पैक बेड भी आ गया। इसके अलावा जो 2-3 और भी हैं, सेमी बैच है, बायो रिएक्टर है, ऑक्सीडाइजर है, न्यूक्लियर है और मूविंग बेड, ये भी आपने साथ करनी है। तो हर रिएक्टर के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, उसका डिज़ाइन और उसकी कलर डायग्राम आपने अपने हाथ से बनानी है। ठीक है, कॉपी पेस्ट जस्ट नहीं करनी, उसको अपने हर एक ने अपने हाथ से बनाना है। उसके बाद आपने ये असाइनमेंट कंप्लीट करके मुझे ईमेल करनी है उस ईमेल एड्रेस पे जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। ये ईमेल एड्रेस मैं आपको मैसेज भी व्हाट्सएप पे भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ईमेल है tp.assignments.chemical2017@gmail.com। उस पे आपने मुझे ये हर एक ने अपनी असाइनमेंट सेंड करनी है, यानी असाइनमेंट बना के A4 पेजेस पे, उसके बाद जो है उसको स्कैन करके PDF बना के मुझे सेंड करना है। और वो जो हार्ड फॉर्म में आपके पास असाइनमेंट होगी वो आपने अपने पास संभाल के रखनी है। जब आपने मिड टर्म देने यूनिवर्सिटी आना है तब आपने मुझे वो हार्ड फॉर्म में जमा करानी है, उसको फेंक नहीं देना आपने। ठीक हो गया। ईमेल जो आपने मुझे करनी है उसका टाइटल आपने इस तरह रखना है कि असाइनमेंट 1, उसके बाद आपका रोल नंबर का जस्ट फाइनल डिजिट 1 2 3 2 1 4 2 1 8 या जो भी रोल नंबर है आपका, _2019, ये आपका टाइटल होना चाहिए ईमेल का जो आप मुझे सेंड करेंगे, ताकि मैं टाइटल देख के उसका रोल नंबर करके उसका उसके मार्क्स वगैरह जो लगाने हैं मैं लगा दूँ। ये आपने मुझे सेंड करनी है नेक्स्ट थर्सडे तक। और नेक्स्ट थर्सडे को आपका सेशनल क्विज भी होगा पहला। जितना हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 1 और लीवनस्पील का भी, जो जितना चैप्टर नंबर 1 हमने फोगलर की बुक का पढ़ा है, जो स्लाइड्स जो लेक्चर्स हैं उन तक, और जो ये हमने डिस्कस किया है वेबसाइट से, उस सारे में क्विज आएगा, सेशनल क्विज 1 10 मार्क्स का आपका नेक्स्ट थर्सडे को। तो असाइनमेंट भी आपने मुझे नेक्स्ट थर्सडे तक जमा करानी है और क्विज भी जो है वो नेक्स्ट थर्सडे को जो है वो लेक्चर भी हो जाएगा, साथ क्विज भी हो जाएगा। जी CR साहब यहाँ पर हैं, दोनों CR। निम्रा सर साजिद आज फैसलाबाद गया हुआ है तो इसलिए वो आज प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, आप निम्रा तो CR भी है ना, वो वाली निम्रा है कि दूसरी है? सर मैं CR वाली हूँ। सेकंड CR, ठीक है। जी तो सर। आप बेटा नोट कर लीजिए, नोट हो गया आपको जो असाइनमेंट्स का और क्विज का मैंने बताया है? जी सर मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। स्क्रीनशॉट लेकर तो आप काइंडली बेटा शेयर कर दें सबके साथ, ठीक है। ओके सर। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला फिर हमारा वेडनेसडे को लेक्चर होगा और उसके बाद थर्सडे को लेक्चर भी हो जाएगा और क्विज भी हो जाएगा। तो मैं ये वाले कल जो लेक्चर हुआ है वो भी मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे और आज वाला भी कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। सर ये सारा कुछ हैंड रिटन करके उसके बाद PDF फाइल बनानी है? जी बेटा मोबाइल स्कैनर से ना, मोबाइल स्कैनर से PDF बना लीजिएगा। ओके सर। और फिर मुझे सेंड करनी है ईमेल एड्रेस पे जो आपको व्हाट्सएप पे भी अभी निमरा शेयर कर देगी। और कंप्लीट होनी चाहिए इसके सेक्शनल मार्क्स हैं। मैं जब पेपर भी फाइनल चेक करता हूँ ना या मिड टर्म के, तो मैं उस बच्चे की अटेंडेंस और उस बच्चे ने जो असाइनमेंट्स में जो काम किया होता है उसकी बेस के ऊपर ही उसके नंबर लगाता हूँ बेसिकली। यानी उस बेस के ऊपर पेपर चेकिंग का होता है कि इसको किस तरह, इसको कौन से ग्रेड में रखना है, ठीक है। तो काइंडली अच्छा काम कीजिएगा, मेहनत से कीजिएगा। मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आगे उसका फल पाएंगे। मेहनत के बगैर जस्ट कुछ भी इंसान नहीं हासिल कर सकता, ये एक अल्लाह ताला का फितरत का कानून है। तो काइंडली मेहनत करें, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी आप जो है ना स्टडी में इन्वेस्ट करें। ओके बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। हाफिज़ सर।